नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। खबर दोपहर में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जवानों में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना वॉरियर्स जो हैं वो कोरोना से संक्रमित पाए जा रहे हैं। 18 और सीआईएसएफ के जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सीआईएसएफ के कुल 64 जवानों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। 18 और सीआईएसएफ जवान कोरोना संक्रमित हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जवानों पर कोरोना का कहर बरपता जा रहा है। 18 और सीआईएसएफ जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसी के साथ ही जो संख्या है वो 64 पर पहुंच गई है। 18 और सीआईएसएफ जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। लगातार जो ये आंकड़ा है वो बढ़ता ही जा रहा है। जिस तरीके से कोरोना योद्धा देश की सेवा में जुटे हुए हैं, अब वो भी कोरोना से अछूते नहीं हैं। उनमें भी कोरोना वायरस के संक्रमण पाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जवानों पर कोरोना का कहर लगातार जारी है। पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, कोरोना योद्धा जो हैं उनमें कोरोना के संक्रमण पाए जा रहे हैं। वहीं ताजा जो मामले सामने आए हैं उसमें 18 सीआईएसएफ के जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसी के साथ ही जो ये आंकड़ा है वो बढ़ता ही जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीआईएसएफ के 18 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सीआईएसएफ के कुल 64 जवानों में कोरोना की पुष्टि हुई है। लगातार ये आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। आपको बता दें कि देश भर में जो कोरोना वायरस का कहर है वो बढ़ता ही जा रहा है। अगर संख्या की बात करें, आंकड़ों की बात करें तो 63,000 के करीब ये आंकड़ा पहुंच गया है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह अचानक मौसम बदल गया। देखते ही देखते अचानक आसमान में काले बादल छा गए और धूल भरी भयंकर आंधी चलने लगी। कुछ ही देर में बादल गरजने लगे और तेज बारिश ने पूरे शहर को भिगो दिया, जिसकी वजह से कई इलाकों को बिजली भी गुल रही। बता दें कि मौसम विभाग ने पहले ही इसे लेकर चेतावनी दी थी। विभाग ने पूर्वानुमान में बताया था कि शनिवार को गर्मी ज़्यादा होगी, जिसके बाद रविवार को अचानक मौसम में बदलाव आएगा। संभावना है कि आंधी बारिश के बाद तापमान में भी 3-4 डिग्री की गिरावट आएगी। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर समेत आज देश भर के अलग अलग राज्यों में झमाझम बारिश हुई। धूल भरी आंधी के साथ ये बारिश आई। वहीं दिल्ली एनसीआर की बात करें तो आज सुबह मौसम अचानक बदल गया। देखते ही देखते आसमान में काले बादल छा गए और धूल भरी भयंकर आंधी चलने लगी। लेकिन कुछ ही देर बाद बादल गरजने लगे और तेज बारिश हुई। कोरोना वायरस के संक्रमण काल के बीच भारतीय नौसेना का आईएनएस जलाश्व मालदीव से 698 भारतीयों को लेकर कोच्चि पहुंच चुका है। 8 मई को मालदीव से रवाना हुआ आईएनएस जलाश्व आज सुबह करीब 8 बजे कोच्चि पहुंचा है। बता दें कि आईएनएस जलाश्व में कुल 103 महिलाएं और 595 पुरुष मालदीव से कोच्चि पहुंचे हैं। इस जहाज से 19 गर्भवती महिलाओं को भी मालदीव से भारत लाया गया है। केंद्र सरकार की सहमति के बाद मिशन समुद्र सेतु के जरिए मालदीव से भारतीयों को समुद्र के रास्ते भारत लाया जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम केयर फंड को लेकर ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम केयर फंड का ऑडिट किया जाना चाहिए। इस पर अब यूपी कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। देखिए, पहले दिन से आदरणीय राहुल गांधी जी सकारात्मक सरकार को सुझाव दे रहे हैं। चाहे वो गरीबों के लिए 7500 रुपया प्रति व्यक्ति के खाते में डालने की बात हो, या मुफ्त में जिसके पास राशन कार्ड हो नहीं हो उन सभी लोगों को राशन देने की बात हो। पीएम केयर में इतना पैसा, ह्यूज अमाउंट पूरे देश के लोगों ने डोनेट किया। बहुत सारे मंत्री सांसदों ने भी डोनेट किया। अब प्रधानमंत्री जी की यह जिम्मेदारी है कि वो सार्वजनिक करें कि कितने पैसे आए, उन पैसों का उन्होंने क्या किया, और वो पैसा जनहित में, लोकहित में या आपदा के इस समय में
कहाँ कहाँ खर्च हुए, यह प्रधानमंत्री जी को बताने की बारी है। मुझे लगता है कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो भी सवाल उठाए हैं, निश्चित रूप से वह देश की जनता का जो पैसा है, गाढ़ी कमाई का जो पैसा है, उसके बारे में जानना हर एक व्यक्ति का यह अधिकार होता है। और इसी ध्येय के अंतर्गत उन्होंने ऑडिट का सवाल हो या उन विषयों पर जो भी सवाल उठाए हैं, हम कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पीएम केयर फंड को लेकर किए गए ट्वीट पर सियासत गर्मा गई है। अब इस मसले पर कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए बीजेपी नेता एनवी सुभाष ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। But Congress leader in the middle of this epidemic wanted to get the people's diversion, because no one is now talking about the Congress. Everyone is talking about Narendra Modi's government and the way he is handling this epidemic in this country. Moreover, his sister Priyanka Gandhi also raised the issue, but again now Rahul Gandhi wanted to raise the issue. It is just normal for any of the fund to, because it will be in the public domain. And finding faults with the administration at this point is not acceptable. Any committed leader, a committed leader of any party, any political party, instead of raising a tiny issues, they should really serve for the benefit of the people, and then without finding any faults with the government, they should serve to the people at this point of the crucial juncture. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम केयर फंड को लेकर एक बार फिर सरकार को घेरा है। ट्वीट कर राहुल गांधी ने कहा, पीएम केयर फंड में पीएसयू और रेलवे जैसी अहम सार्वजनिक सेवाओं ने काफी योगदान दिया है। ये जरूरी है कि प्रधानमंत्री इस फंड का ऑडिट कराएं। इस पर कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने भी सरकार को आड़े हाथों लिया है। इस सरकार में रहस्य में हर चीज़ रहती है। जो पीएम रिलीफ फंड पहले से मौजूद था, जिसमें सब जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती हैं, सीएजी ऑडिट होता है, और एक पीएम केयर्स फंड अलग से बनाने की आवश्यकता क्या थी? हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने मांग उठाई थी कि इस पीएम केयर्स फंड में जितना भी पैसा आया है वो सब पीएम रिलीफ फंड में ट्रांसफ़र कर दिया जाना चाहिए। और राहुल गांधी जी ने भी आज ट्वीट करके कहा है कि पीएम केयर्स फंड अगर अलग से भी रखा जाता है, आप समझते हैं, तो फिर इसमें ऑडिट की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। पीएम रिलीफ फंड में व्यवस्था है, उसी तरह की व्यवस्था इसमें होनी चाहिए। और हम अगर अच्छा काम कर रहे हैं, सही कायदे से खर्च कर रहे हैं, तो इसमें डर क्या होना चाहिए? ट्रांसपेरेंटी होनी चाहिए। सरकार का पहला मूल मंत्र है कि जो भी काम हो पारदर्शिता के साथ में हो, ईमानदारी के साथ में हो, कोई छुपाने की कोई चीज़ नहीं है, तो इसके साफ तरीके से आना चाहिए सामने। केरल के सीएम पिनरई विजयन ने विदेश से लौट रहे भारतीयों के मसले को लेकर चिंता जताई है। दरअसल विदेश से लौटे 2 भारतीयों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसको देखते हुए सीएम ने कहा है कि कोरोना के तीसरे संभावित प्रसार के लिए भी तैयार रहना चाहिए। उनके इस बयान पर बीजेपी नेता केजे अल्फोंस ने प्रतिक्रिया दी है। No, I'm aware that there are issues. We had 2 options. One is Kerala announced that they're going to bring the NRIs back. You register on the NORCA website. I think about 3.6 lakh Keralites registered there. And they gave the false hope that the NORCA was going to bring them back in the next few days, starting from next day. Then, of course, next day, they had to clarify, saying that, sorry, this is just to get a background of the people who are going to come here, which state and all that, and therefore they were very apologetic. So the Kerala Chief Minister was very keen to get the Keralites back, because, they have been the backbone of Kerala economy for the past 30, 40 years. They're bringing something like 90,000 crores a year. Kerala survives only because of these NRIs. Now, we had an option, either to complete all the tests abroad and then bring them, or just do the thermal testing at the airport and then bring them. Now, take for example Saudi Arabia. It's a very large country. Our nurses and people are working all across the country. They are not really in the city. They are far away. Some have to drive a whole day to reach this place. There are no medical facilities to check
for coronavirus in most of these countries. I know UAE has some facility, but most of the other countries do not. एयर इंडिया के 5 पायलट कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। उड़ान ड्यूटी से 72 घंटे पहले किए जाने वाले प्री फ्लाइट वायरस टेस्ट से इस बात का पता चला है। जानकारी के मुताबिक सभी पायलट फिलहाल एसिम्प्टोमेटिक हैं और मुंबई में है। हाल ही में ये सभी पायलट कार्गो विमान लेकर चीन गए थे। गौरतलब है कि हाल के दिनों में चिकित्सा आपूर्ति के लिए भारत के एयर इंडिया के विमानों को चीन भेजा था। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है, लेकिन यहां मरने वालों का आंकड़ा संक्रमित होने वालों की संख्या से बहुत कम है। ऐसे में दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाए गए हैं कि वो मौत का आंकड़ा छुपा रही है। इन आरोपों को लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने सिरे से खारिज किया है। कंटेनमेंट जोन में देखो क्या होता है कि जो कंटेनमेंट जोन बन गए, आंकड़े ज़्यादातर उन्हीं से बढ़ रहे हैं, या जो भी उनके साथ टेस्ट किए गए, काफ़ी सारे लोग होते हैं ना, रिलेटिव्स हैं, घर के लोग हैं, तो उस कंटेनमेंट जोन को तो दोबारा तो नोटिफाई नहीं कर सकते ना। वो नोटिफाई एक बार हो चुका है, डी नोटिफाई हो सकता है, नोटिफाई होना मुश्किल है। सर, मरने वाले नए जो केसेस हैं 381 जैसा, ये सब कंटेनमेंट जोन से आ रहे हैं? नहीं, काफ़ी सारे तो नए कंटेनमेंट जोन क्यों नहीं बोल रहे? नहीं, जैसे अस्पताल से हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, तो हॉस्पिटल को कंटेनमेंट तो नहीं बना पाएंगे। सर, सवाल ये है कि मामले इतनी ज्यादा संख्या में बढ़ रहे हैं मई के महीने में, तो कंटेनमेंट जोन जो है इनकी संख्या क्यों नहीं बढ़ रही है? एक सवाल ये जहन में आ रहा है, और क्या इसके पीछे वजह है? कहाँ से ये मामले आ रहे हैं फिर, और मामले अगर लोकल इलाकों से आ रहे हैं तो क्या वहां पर इलाकों को गया है? इसके पीछे मकसद नहीं, जो जिस भी एरिया के अंदर ज्यादा लोग मिलते हैं उसको बिल्कुल सील किया जाता है। मैंने जैसे भी बताया, अगर किसी हॉस्पिटल के, एक हॉस्पिटल से 100 से ज़्यादा केस आ चुके हैं, अब हॉस्पिटल कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज ए कंटेनमेंट जोन। एक एरिया से हैं, अब सीआरपीएफ के हैं, बीएसएफ के हैं, दिल्ली पुलिस के हैं, उसको कंटेनमेंट तो डिक्लेयर करना मुश्किल है ना। तो विदेशों में पंजाब वापस आने वाले एनआरआई को क्वारंटीन करने के लिए जालंधर प्रशासन ने होटलों में क्वारंटीन करने की तैयारी की जा रही है। जालंधर में करीब 1 दर्जन होटलों को इसमें शामिल किया जा रहा है। हालांकि होटलों में रुकने वालों को इसका खर्च खुद उठाना होगा। वहीं जालंधर के जनरल मैनेजर ने बताया कि विदेशों से वापस आने वाले एनआरआई के लिए तो प्रॉफिट पॉलिसी के तहत तैयारी की जा रही है। उनके रहने का उचित इंतजाम किया जा रहा है। अगर प्रशासन से इजाज़त मिली तो एनआरआई और रुकने वालों को शराब भी दी जाएगी। विदेशों से आने वाले एनआरआई और अपने पैसे से खर्च करने वालों के लिए जालंधर के 12 होटलों में रहने की व्यवस्था की जा रही है। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਐਸਓਪੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਊਗਾ, ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਐਸਓਪੀ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੈਟਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹੋਟਲਸ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਆ ਐਜ਼ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕਅਪਸ ਹੋਣਗੇ ਐਂਡ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਔਨ ਦ ਹੋਟਲ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਟ इज़ ऑन पेमेंट बेसिस। तो हर बंदा पेमेंट बेसिस के उत्ते अपना होटल होटल के अंदर जब गेस्ट आएगा उससे पहले उसकी गाड़ी, उसका लगेज सारा सैनिटाइज़ किया जाएगा। हम स्प्रे मशीन्स यूज़ करेंगे, सैनिटाइज़र यूज़ करेंगे। चेक इन पे हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे। जो हमारा स्टाफ है वो कैश कम से कम इसमें इन्वॉल्व रहेगा बिल पेमेंट में। हम कार्ड्स यूज़ करेंगे गेस्ट के, और एंट्री पॉइंट्स जैसे लिफ्ट के है, जहाँ भी टच पॉइंट्स हैं, जब पॉसिबल टच पॉइंट्स है, वो सारे हर आधे पौने घंटे में सैनिटाइज़ करता रहेगा हमारा स्टाफ। रूम के अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं, हमने पहले तो प्रशासन की हेल्प के लिए एज अ सोशल कॉज हमारे जो भाई बंधु बाहर से आ रहे हैं उनको जेब पे जाके भारी ना पड़े, बहुत ही नॉमिनल रेट रखा है। मात्र 2500 रुपये नेट है सिंगल रूम का। कोरोना महामारी के चलते देश भर में हुए लॉकडाउन के बीच गुजरात में फंसे उत्तर प्रदेश के करीब 50 जनपदों के 1259 श्रमिकों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंची। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्रमिकों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। इसके बाद उन्हें खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई और फिर उन्हें रोडवेज बसों के जरिए उनके घर भेजा जा रहा है।
जिले के आला अधिकारी कर्मचारियों के साथ श्रमिकों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के साथ घर भेजने की तैयारी में जुटे हैं। गुजरात से लौटे श्रमिकों ने खुशी का इजहार करते हुए प्रदेश सरकार को धन्यवाद किया है। देखिए, गुजरात से लेबरर्स आए हैं, करीब 1250 लेबरर्स की लिस्ट आई थी कल रात में। तो उन्हीं के अलग अलग जिलों में करीब 50 जिलों के हैं, तो उनके लिए उनको अलग अलग अपने जनपदों में ले जाने के लिए व्यवस्था की गई है और प्रशासन के सहयोग से वहाँ पर बसें लगाई गई हैं, करीब 50 बसें लगाई गई हैं। इन्हें एक एक करके कोच से उतारा जा रहा है। टेबल्स लगाए गए हैं जो सर्कुलेटिंग एरिया है वहाँ पर, और वहाँ पर आइडेंटिफाई करके इनको प्रॉपरली अपने बसों तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ले जाया जा रहा है। सर्कुलेटिंग एरिया और जो बाहर का क्षेत्र है, दोनों जगह जो है फोर्सेस डिप्लॉय किए गए हैं। साथ ही कुछ ट्रैफिक के बंदे डिप्लॉय किए गए हैं मेन रोड पर, ताकि ट्रैफिक से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न ना हो। कौन सी ट्रेन है, कहाँ से आई है, कहाँ से आई है? ये गुजरात से आई है, स्पेशल ट्रेन है लेबरर्स के लिए। और जब से लॉकडाउन लगा है तभी से प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से मजदूरों के लिए स्पेशल श्रमिक ट्रेन भी चलाई जा रही है। इसके साथ ही राज्य सरकारों की ओर से भी बसों के जरिए प्रवासियों को उनके गृह राज्य भेजा जा रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा में भी प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य भेजने का सिलसिला जारी है, जिसके चलते रोहतक में बसों के जरिए प्रवासियों को उनके गृह राज्य भेजा गया। इस मौके पर डीएसपी सज्जन सिंह मौजूद रहे और डीएसपी ने अपनी देखरेख में बसों को रवाना किया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा गया। प्रवासी मजदूरों को लेकर देश भर में छिड़ी सियासत पर बोलते हुए क्या कुछ कहा बीजेपी नेता नवल किशोर यादव ने, सुनाते हैं आपको। निश्चित रूप से भारत की सरकार या अन्य प्रदेशों की सरकार सबको इस महामारी में सबको मिलजुल के एक साथ कदम से कदम मिला के इसको लड़ना है। इसमें राजनीति करने का कोई जगह नहीं है और भारतीय जनता पार्टी और भारत के प्रधानमंत्री और अमित शाह जी ये राजनीति नहीं करते हैं। संजीदगी से भारत के आम आवाम के लिए 24 घंटा में 24 घंटा उस पर पैनी नजर रखे और उसके इंतजाम कर रहे हैं। इसलिए हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी मौसम ने करवट ली है। आज सुबह से ही मौसम सुहावना हो गया, साथ ही साथ आसमान पर काले घने बादल भी छा गए। बादलों के साथ शहर में बारिश भी जमकर हुई, जिससे मौसम ठंडा हो गया। तो वहीं काफी दिनों से परेशान लोगों को गर्मी से राहत मिली। बता दें कि हरियाणा प्रदेश के कई इलाकों लाडवा, शाहबाद, पिहोवा में बारिश हुई है। यूपी के हरदोई जनपद के कोतवाली बिलग्राम क्षेत्र के जफरपुर गांव के पास बड़ा हादसा हो गया। दरअसल भूसे से भरा ट्रक रोड के किनारे पलट गया, जिससे रोड पर मौजूद 5 हादसे का शिकार हो गए। वहीं हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। ये लोग सवेरे रोड टहलन जा रहे हैं, तो वहाँ से टहल के आए, रोड से करीब 5 फुट दूर पर ये लोग बैठे रहे, सस्तान लगे और सस्तान में पर भूसा वालों पिकअप गई तो 5 लोगों के ऊपर से निकली। इसमें 3 लोग खत्म हो गए, 2 लोग गंभीर। यूपी के हमीरपुर जिले में कोरोना ने दस्तक दी है। अभी तक एक भी कोरोना मरीज हमीरपुर में नहीं था, जिसके चलते ये जिला ग्रीन जोन में चल रहा था। लेकिन एक मजदूर की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया है। दरअसल हमीरपुर जिले के मुस्करा थाना क्षेत्र के चिल्ली गांव का रहने वाला मजदूर दिल्ली में मजदूरी करता था और विगत महीने वापस अपने घर आया था। और ये मजदूर किडनी का मरीज है, जो जालौन के कान्हा नर्सिंग होम में डायलिसिस करवाने जाने लगा था और वहां के इसकी सैंपलिंग हुई तो ये कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद हमीरपुर के डीएम, एसएसपी, सीएमओ समेत मौके पर पहुंचे और पूरे गांव में फोर्स लगा दी गई। रेड अलर्ट एरिया घोषित कर सील कर दिया गया। पॉजिटिव पाया गया है
और जो हमारा शासनादेश है 3 मई की गाइडलाइंस है उसके अनुसार ये एरिया कंटेनमेंट गांव घोषित किया गया है और इसमें संपूर्ण आवागमन प्रतिबंधित है। सिर्फ सफाई कर्मी, आवश्यक वस्तुओं से संबंधित जो भी कर्मचारी हैं और स्वास्थ्य विभाग के। इसके अलावा इस गांव में न कोई आएगा बाहर से, न कोई भीतर से जाएगा। इसके अलावा इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी पुलिस की व्यवस्था कर रखी है। 3 जगह पे हम लोग यहाँ बैरिकेटिंग करा रहे हैं जिसमें कोई भी आदमी आ नहीं पाएगा और बाकी जो भी मरीज़ हैं उनके संपर्क में जो भी आए हैं उनकी सैंपलिंग कराई जा रही है। सर, जो व्यक्ति संदिग्ध या संक्रमित पाया गया है उसके घर की भी सैंपलिंग हुई? बिल्कुल, सबकी सैंपलिंग हो रही है, घर की ही नहीं, जो उनके साथ भी इनका अगर कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री जिनकी मिल रही उनकी पूरे देश में कोरोना वायरस से लोग परेशान हैं। वहीं हरियाणा के जींद में भी कोरोना का कोहराम मचा हुआ है। बता दें कि यहां 15 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं सिविल अस्पताल के सीएमओ जय भगवान जाटान के मुताबिक जींद में 3100 लोगों के सैंपल लिए गए हैं जिसमें से 15 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसी कड़ी में संवाददाता ने सीएमओ से खास बातचीत की। जींद में बरसा कोरोना का कहर। पहले 12 मामले थे, अब टोटल जो है 15 मामले सामने आए हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जींद के जो सिविल सर्जन जय भगवान जाटान मौजूद है, उनसे बात करते हैं किस तरह के हालात जो है जींद के अंदर हैं। डॉक्टर साहब, किस तरह के हालात जींद के अंदर बने हुए हैं? टोटल कितनी टेस्टिंग आपने की है, सैंपलिंग की गई है, क्या कहना चाहिए? अभी जो हमारे पास कल रिपोर्ट आई थी उसमें 3 पॉजिटिव और केस निकले हैं। जो हमारा 2 दिन पहले घसोकला का एक युवक था 26 वर्षीय है, तो उसके परिवार में ही जैसे उसकी दादी, उसकी माँ और उसके परिवार का 11 साल का बच्चा वो पॉजिटिव निकले हैं। तो इस तरह से हमारे जींद जिला के अंदर 15 एक्टिव केस हो गए हैं। और जो सैंपलिंग का जैसे आपने पूछा है, तो हमारे पास लगभग 3100 लोगों की सैंपलिंग हुई है और इसके अंदर जो रिपोर्ट्स आई हैं 2514 की रिपोर्ट आई है और 578 की रिपोर्ट जो है अभी पेंडिंग है। हमारे पास पिछले 24 घंटे में जो सैंपलिंग की रिपोर्ट आई है वो 671 लोगों की आई है। तो सबसे अच्छी खुशी की बात है कि लगभग 700 लोगों की रिपोर्ट आई है और वो सबकी रिपोर्ट अभी नेगेटिव निकली है। तो अभी जो 1828 लोग हैं जो अभी हमने अंडर ऑब्जर्वेशन रखे हुए हैं, जिनका 28 दिन का टाइम पीरियड जो है ऑब्जर्वेशन का पूरा नहीं हुआ है। तो इस तरह से हमारे ज़िले में अभी खतरा बरकरार है, तो हमें बहुत ही ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे एक ही परिवार के 4 लोग पॉजिटिव निकले हैं, तो हमें अपने घर के अंदर ही जितने भी मेंबर हैं घर के अंदर 2, 3, 4 जो भी मेंबर हैं उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। एक ही कमरे में जैसे हम कई बार टीवी देखते हैं, इकट्ठा खाने खाते हैं, कई बार खेलने भी लग जाते हैं, तो इस तरह की एक्टिविटी को अभी बंद रखें। घर के अंदर रह के भी सोशल डिस्टेंसिंग करनी है और जो है घर के अंदर भी मास्क पहन के रखना है, तभी हम इसे कोरोना से बच सकते हैं। सर, जो 3 सब्जी वाले मिले थे उनसे किस तरह देखते हैं आप? कितने लोगों की और सैंपलिंग की गई है जो उनके साथ अटैचमेंट थे? जो हमारा एक ये जो सब्जी मंडी से मिले थे हमारे 3 केस मिले थे, तो उसके बाद हमने जो सब्जी मंडी नरवाना, उचाना और जींद के अंदर उनकी सैंपलिंग की है। तो जितने भी लोग पिछले 3 दिन से एग्रेसिव सैंपलिंग की है हमने, और करीब इसमें हमने सभी मिला के करीब 600 लोगों की सैंपलिंग की है। तो उनमें से 50% की रिपोर्ट्स आ गई है और 50% की रिपोर्ट अभी अवेटेड है। तो सर, लोग कैसे इस चीज़ से बचे? जैसे 15 मामले सामने आए हैं, तो बड़ी जो है लोग कैसे लापरवाही ना करें, क्या कहना चाहिए? अभी जैसे प्रशासन की तरफ से सुबह से शाम तक जैसे लॉकडाउन अभी खोल दिया गया है, तो इसमें लोग कोशिश करें कि घर से बाहर ना निकलें, और अगर घर से बाहर ही निकलते हैं तो बहुत इमरजेंसी में निकलें, और निकलें तो सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म है, मास्क पहन के, गोगल्स पहन के, और कहीं भी भीड़ इकट्ठा ना होने दें। तो अभी हमें बहुत ही सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो साथ वाला ज़िला सोनीपत है वो रेड जोन में है, और अगर हमारे केस बढ़ते हैं तो हम भी रेड जोन में आ सकते हैं। तो इसलिए इसको बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। अगर कोरोना से बचना है तो सावधानी बहुत ही ज़रूरत है। बिल्कुल, सीएमओ साहब का साफ तौर पर यही कहना है, अगर कोरोना से बचना है तो सावधानी बेहद ही ज़रूरी है, और अगर घर में भी आप रहते हो तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। मेरे सहयोगी सोनू कुमार के साथ परमजीत पवार, ANB न्यूज़, जींद। खबर दोपहर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।